गाइस जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें। एंड शगुन बेटा ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, 40,000 के डेटर आ गए। यस सर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बैड डेट दे रखे थे 1500 के, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बताओ। सर पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ना 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 ना, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में जाएगा ना भैया। फॉर्मूला किस लिए बना रहा हूँ, इसीलिए तो बना रहा हूँ, अलग अलग क्यों लेके जाऊंगा। समझो मेरी बात, फॉर्मूले का पर्पस ही यही है ना बेटा कि नेट देखो, समझो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज फॉर्मूला कहाँ लगेगा, पहले इसको समझो। फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जब आपका ट्रायल में भी प्रोविजन दे रखा है और जब आपको एडजस्टमेंट में भी प्रोविजन दे रखा है तो आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। समझ आई बात, जब आपका प्रोविजन दोनों जगह दे रखा है, ट्रायल में भी और एडजस्टमेंट में भी। आर यू विद मी? सर हमारे स्कूल में मैम ने कहा है कि सारी कैलकुलेशन आपको पीएनएल अकाउंट में शो करनी है। तो यही फॉर्मूला तो पीएनएल में अलग से दिखा दे, बात तो एक ही है बेटा, यही तो जा रही है चीज। तो अलग से नीचे ना दिखा करके यही आपको पीएनएल में चला जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ना है। समझा मेरी बात, ब्रैकेट में यही चीज लिख देना, क्लोजिंग प्रोविजन कितना है, बैड डेट कितने है, यही यही सेम चीज जाएगी वहां पे। मैं इसको अलग से क्यों, मैं सुनो सुनो, मैं इसको अलग से क्यों लिखवाता हूँ नीचे, एक तो ऊपर बड़ा क्लस्टर्ड हो जाएगा जब आप पीएनएल में लिखोगे तो यही पूरा का यही अमाउंट यही से तो निकल के जाएगा ना पीएनएल में। अगर मैं यही चीजें ऊपर पीएनएल में लिखूं तो पहली बात तो बहुत क्लस्टर्ड हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, तो डिपेंडिंग अपॉन डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, करने के बाद पता चलेगा ना। यस सर। तो इसीलिए अलग से लिख रहे हो। आई डोंट थिंक कि मैम को इसी से प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम इसको अलग से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम वर्किंग तो दिखा ही रहे हैं ना कि अमाउंट आया कहाँ से। तो आप एक बार दोबारा चेक कर लेना मैम से कि मैम अगर मैं इसको नीचे वर्किंग दिखा रही हूँ तो उसमें कहीं प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैं ऊपर कैलकुलेशन दिखाऊं तो उसमें क्लस्टर्ड हो जाता है, बड़ा हौच पौच सा हो जाता है, तो इसलिए मैं नीचे दिखा रही हूँ, है ना। बट मैं वर्किंग दिखा रही हूँ, तो एक बार दोबारा चेक कर लेना। बट आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होना चाहिए, अगर होगा तो भाई इसको ऊपर लिख लेना, सेम ही चीज है। ठीक है, देखो अब सबसे पहली चीज ये समझ आए, बैड अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपका जो बैड डेट है वो कहाँ जाएगा भाई, फॉर्मूले में आएगा। तो कहाँ आएगा, 1500 रुपए बैड डेट ट्रायल वाले यहाँ आ जाएंगे। आराम साथ साथ समझ बेटा, आपने भी फॉर्मूला नहीं लगाया है इसीलिए बता रहा हूँ। फॉर्मूला कहाँ लगेगा समझ आया, जहाँ पे प्रोविजन ट्रायल में भी दे रखा है और नोट्स में भी दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, तो 1500 ये आ गया। इसके अलावा आपको प्रोविजन दे रखा था 2000 का, तो ये क्या आ जाएगा, ओपनिंग प्रोविजन। आर यू विद मी? ये दोनों आइटम ट्रायल में थी तो दोनों का एक एक इफेक्ट आया। ठीक है, जब आप फॉर्मूला बना रहे हो तो जो फॉर्मूले में लिखी है चीजें वो तो वही आएंगी ना। ठीक है, अब इसके अलावा क्या था, क्लोजिंग प्रोविजन कितना है, 5% रखना है। तो 40,000 का 5% कितना हुआ, 2000। समझ आया? तो वो 2000 कहाँ कहाँ आया, 2001 तो आपने यहाँ दिखा दिया, ठीक है, बैलेंस शीट में, क्लियर हुआ। और वही 2000 रुपए आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे क्लोजिंग प्रोविजन। क्लियर हो गया, समझ आया? एडजस्टमेंट सॉरी एडिशनल बैड डेट्स जो है वो इस क्वेश्चन में दिए नहीं है तो नील हो जाएंगे। तो यानी अमाउंट कितना आ गया, 2000 प्लस 1500 माइनस 2000, यानी 1500 आ जाएगा। तो 1500 रुपए टोटल आपके ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, P&L अकाउंट में। एंड यू शुड शो इट इन द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो आइडियली यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, 1500 रुपए यहाँ आने चाहिए, ये नहीं आएगा आपका यहाँ पे, और इसी तरह से ये बैड डेट भी नहीं आएगा आपका। समझ आई बात? और लॉजिकली समझो कि क्यों मैं बोल रहा हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से आने चाहिए। भाई 2000 का प्रोविजन था, मैंने बताया था जब पहले अगर बैड डेट होते हैं तो बैड डेट प्रोविजन से एडजस्ट होते हैं, तो 2000 में से 1500 वहां एडजस्ट हो गए, प्रोविजन बचा कितना, 500। तो आप प्रोविजन को ही तो बढ़ा रहे हो ना वापस 2000 लाने के लिए 1500 रुपए से। अरे समझ आया मेरी बात? यस क्लियर? हाँ जी, सबको क्लियर है किस तरीके से किया? चले आगे। हाँ शिव, क्लियर हो गया बेटा? अभी यही करेंगे, अभी यही डिस्कस करते हैं जो आपके क्या नाम है बैड डेट वाले क्वेश्चंस है ना, अभी करेंगे। और भी सब में से ये वाला पार्ट दोबारा से डिस्कस करेंगे। पहले पूरे क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर ली, फिर वापस आते हैं इन्हीं चीजों पे, बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे फिर से डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन 13 एंड 14। 13 में देखे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट?
आई डोंट थिंक सो कि 13 में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो फोर्थ पार्ट है 10% नेट प्रॉफिट का, वो कौन सा वाला लिया भाई, बिफोर या आफ्टर? सर यही वाला पॉइंट समझा दीजिए। क्या वाला? यही जो सर मैनेजर कमीशन का। हाँ, इसमें क्या चीज समझाऊं ये बता। सर ये इसमें समझ नहीं आया कि आफ्टर है या बिफोर हाँ, है यही ये। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। और कौन सा लिया बेटा? सर बिफोर। हाँ, बिफोर से आ गया आंसर। तूने आंसर सर तो नहीं दिया नहीं वो, पूरा। हाँ सर इसमें डाउट था, ये आई नहीं रही थी मैनेजर कमीशन। हाँ, तो क्या तेरा कितना आ रहा था? किसी भाई और किसी ने किया? परीक्षा, निशात? हाँ निशात, नो आप हैंड रेस कर रहे हो। सर मेरा भी इसका आंसर नहीं आया था और मेरे को कुछ और डाउट है। पहले और डाउट पूछ ले, फिर इसी पे आते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है या कैसे है डाउट? नहीं सर, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें। भाई तो फिर जल्दी पहले पूछा कर भाई। हाँ चलो आ जाओ, वापस आ जाते हैं, जल्दी से बता क्या डाउट है। सर इसमें जो हमने अमाउंट पीएनएल में डेबिट साइड में दिखाई है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो सर उसमें कहीं कहीं जगह पे टू, जैसे कुछ लोग टू बैड डेट्स में से दिखाते हैं, ये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में नहीं करते, उसी मैंने में आपको बैड लॉजिक डेट्स में। बताया ना, मैंने आपको लॉजिक बताया। भाई लॉजिक क्या है यहाँ, क्या आना चाहिए? टू प्रोविजन आना चाहिए या टू बैड डेट आना चाहिए? मेरे हिसाब से टू प्रोविजन आना चाहिए। क्यों? मैं लॉजिक बता रहा हूँ। पहले प्रोविजन कितना था? 2,000 रुपए का। जैसे ही बैड डेट होते हैं आपके, वो बैड डेट पहले प्रोविजन से सेट ऑफ होते हैं। तो यानी 2,000 में से 1,500 माइनस हो जाते हैं, तो प्रोविजन कितना बचता निशा? 500। उस 500 में आप वापस उसको 2,000 बनाना है आपको। क्वेश्चन ने कहा है कि क्लोजिंग प्रोविजन 2,000 होना चाहिए, तो आप एंट्री किसके नाम से करोगे? प्रोविजन के नाम से करोगे ना, प्रोविजन को ही वापस बढ़ाओगे। सो टेक्निकली यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आना चाहिए। कई जगहों पे एक होता है ना, लूजली बैड डेट भी लिख देते हैं, या कई टीचर्स लूजली बैड डेट भी लिखवा देते हैं। पर टेक्निकली करेक्ट तरीका क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आना चाहिए। ठीक है। हाँ जी परीक्षा, बताओ क्या कह रहे हो? सर मैंने यूज किया वो आफ्टर वाला फॉर्मूला, क्यों उससे वो मैच हो मुझे गया? याद नहीं। हाँ जी। हाँ उससे मैच हो गया। क्या याद नहीं? क्यों मैंने वो आफ्टर वाला यूज किया, क्योंकि अच्छा फिर क्यों करा किया? हुआ एक हफ्ता मैं हो मैं गया। बता देता हूँ क्यों यूज किया। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंस। भैया देखो ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें अजम्पशन लेनी होती है। ठीक है, कि क्या अजम्पशन लेंगे। हालांकि पहले अजम्पशन उल्टा हुआ करता था। पहले अजम्पशन होता था बिफोर वाला लेते थे। ठीक है, कि नेट प्रॉफिट अगर कुछ लिखा नहीं है तो कमीशन पेबल टू मैनेजर एट 10% और नेट प्रॉफिट कौन सा मान के चलते थे? बिफोर सच कमीशन। इसीलिए मैंने पूछा कि जिसने भी तुमने जो क्वेश्चन किया है किसके हिसाब से आंसर मैच हो रहा है, बिफोर के हिसाब से या आफ्टर के हिसाब से? क्योंकि अगर आप आफ्टर के हिसाब से हो रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने assumption लिया हुआ है आफ्टर, कि अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट के साथ में नहीं बताया कि बिफोर सच कमीशन या आफ्टर सच कमीशन, तो इन्होंने यहाँ पे assumption लिया है आफ्टर। एक बार अपने अपने टीचर से भी चेक कर लेना कि मैम अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो बिफोर या आफ्टर तो क्या लें। समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये बात इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि पहले पहले हम यहाँ पे बिफोर अज्यूम करते थे कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो बिफोर वाला केस लगा। ठीक है, किसने पूछा था ये सवाल? सर मैंने। हाँ शगुन, शगुन क्लियर हुआ ये बात? इस क्वेश्चन में यस सर। इन्होंने इसको आफ्टर अज्यूम किया है। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो यू हैव टू अज्यूम समथिंग। सो इट इज बेटर टू आस्क योर टीचर कि मैम अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बिफोर वाला अज्यूम करें या आफ्टर वाला करें। लॉजिक समझाया मैंने क्यों? क्योंकि पहले बिफोर लिया करते थे, अभी इसमें यहाँ इन्होंने आफ्टर ले रखा है। तो इसीलिए चेक कर लेना एक बार टीचर से कि मैम अजम्पशन क्या ले लिया, और उसी हिसाब से नोट्स में लिख लेना। जहाँ पे ये यस सर। एडजस्टमेंट लिख रहे हो वहां लिख लेना कि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इट इज टू बी अज्यूम, जो भी है बिफोर या आफ्टर। ठीक है, अभी ये वाला तो आफ्टर के हिसाब से किया। यस सर। आराम अब करके देख बेटा, जो आपका रह गया था आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा के देख। कर अभी करके देख कितना आ रहा था नेट प्रॉफिट। बताओ नेट प्रॉफिट निकाल के बताओ भाई कितना आ रहा है। 84,350 माइनस करो ये सारी आइटम। बाकी सारा हो गया था ठीक आराम? यस सर। एक बार चेक करियो परीक्षा, बाकी सारी आइटम ठीक है बेटा?
बाकी ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट जो बिफोर है वो है 53,090 रुपीज। मैं एक बार माइनस कर रहा हूँ जरा, मैं भी एक बार माइनस कर लेता हूँ, फिर मेरे को बताना कि मैंने ठीक करा है कि नहीं। देखो मेरे हिसाब से आ रहा है 53,081, नहीं गलत आ रहा है, कितना आना चाहिए भाई? सर मेरा 53,090 90 आ रहा आया। है। 90 कैसे आ रहा है? अरे ये 9 है क्या? 359? यस ये सर। ओहो, ये 350 लग रहा है मुझे। 9 को ठीक से बना भाई। ठीक है, तो ये 90 आ जाएगा, तो ये आ रहा है हाँ 353090। हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला यस क्या सर। बन गया आपका? 53090 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा, यानी कि कितना था? 10%। तो 10 अपॉन 110 कितना आ गया भाई? इंटू 10 अपॉन 110, क्या आ गया? डेसिमल्स में आ रहा है? हाँ भाई, 4826.36, तो ये आ जाएगा 4826। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा? फिफ्टी थ्री, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, पहले लिखा नहीं मैंने। 4826,090। हाँ जी, 48264 यही आ रहा है भाई। यस सर। ठीक है, देखो अब मैच हो गया आंसर। ठीक है, 48264 यहाँ आ जाएगा, और जो मैनेजर कमीशन है कितना है? 4826, इसको भी लिखते हैं, तो यहाँ आएगा मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, उसको मत भूल जाना भाई। 4826 क्लियर हो गया गाइस? अब हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है आरम, चले आगे गाइस। और किसी को ओके कोई सर। डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ अवनी बताओ बेटा। सर फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्टी तो उसमें कौन सा है? कहाँ? अच्छा, फिफ्थ पार्ट। ऑन 25th March गुड्स कॉस्टिंग 1500 एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। तो अलग अलग लेके चलो। सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं। 1500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, जिसमें 1000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ, तो तेरे हिसाब से अपनी क्या होनी चाहिए इसके इफेक्ट? सर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए। कितने अमाउंट से बता बेटा, और किस साइड आएगा? 500 500 नहीं डेबिट बेटा, साइड। 1500। ट्रेडिंग में तो पूरे से आएगा ना, 15। हाँ ट्रेडिंग। यहाँ तो पूरे से आएगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है कि जितना लॉस हुआ है वो आपका P&L में आ जाएगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने हैं वो बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो 1500 में से 1000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलने हैं, तो 500 का लॉस हो गया। ये देखो, हाँ समझ आई बात यहाँ तक? हाँ सर। और 1000 रुपए आपके कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे मैं 1000 रुपए लिख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि इसने टोटल अमाउंट लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। पहले गुड्स वाला ओके। क्लियर हुआ, 1500 रुपए ट्रेडिंग में, फिर 500 रुपए हाँ P&L की डेबिट साइड पे, और 1000 यहाँ पे। ये क्लियर हो गया? यस। अब आते हैं किस पे? फर्नीचर पे। फर्नीचर क्या बोला गया है कि फर्नीचर 3000 रुपए का डिस्ट्रॉय हुआ है, तो तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा? सर ट्रेडिंग अकाउंट में 3000 ना ना तो ना 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 डेबिट। ना ना, एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है भाई। गुड्स के लिए आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। एसेट का मैंने अलग से समझाया था, क्या होता है? उस एसेट में से माइनस होगा हाँ एसेट है। भाई। ये तो एक तरह से ट्रेडिंग में हम दिखा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, परचेजेस में से माइनस करते हैं, उसकी जगह ट्रेडिंग में दिखा रहे हैं क्रेडिट साइड पे। ये तो गुड्स के लिए है ना बेटा। एसेट्स का तो कहाँ आएगा? हाँ। एसेट में से माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्नीचर में से माइनस होगा। देखो, हम्म। ठीक है, जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर है उतना फर्नीचर में से माइनस हो गया।
ये क्लियर हुआ? हाँ। सेकेंड इफेक्ट फिर वही देखो कि क्या आपका जितना इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया उतना तो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और जितना लॉस हो गया वो P&L में जाएगा। तो कितना लॉस हुआ बेटा? 1000। 1000 रुपीज का। तो देखो 1000 रुपीज का लॉस यहाँ आ गया P&L में, और जो बाकी 2000 रुपए मिलने हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के जो 1000 मिलने थे गुड्स के, उसी में ऐड करके टोटल इन्होंने दिखा दिया 3000। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है। तो फर्नीचर जो भी एसेट है, अगर कभी एसेट डिस्ट्रॉय होता है, एसेट का लॉस होता है, तो ऐसे केस में एसेट से माइनस होगा पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। लॉजिक समझ में आया? हाँ निशा Yes, बताओ बेटा। सर ये जो इसका बैलेंस शीट है इसमें जो एसेट साइड है उसका टोटल 1,53,256 आ रहा है। 6 रुपए ज्यादा आ रहे हैं? यस सर। नहीं बेटा 6 ज्यादा नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं अगर एंड में देख रहा हूँ तो 5 और 1 6, 6 और 2 6 और 4 10 बन रहा है। तूने ये 2 नहीं लिया क्या लास्ट में? गुडविल में 142 है, और डेटर, कैलकुलेटर से किया। अरे भाई ये 2 तो दिख रहा है मुझे, चेक करना एक बार दोबारा से चेक कर। तो तेरा लास्ट में 6 आ कहाँ रहा है? ये देखना, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। मैंने 721 को गलती से 727 लग रहा था मेरे को। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू गलत लिखी होगी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना एंड में 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 1 10, तो ये तो 0 आ रहा है लास्ट में, यहाँ से दिख ही रहा है, इसीलिए कह रहा था। ठीक है, क्लियर? चले आगे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, इसमें कोई डाउट बताओ भाई। क्लोजिंग स्टॉक 35 और 30 में से कौन सा लेंगे? विच एवर इज लेस। तो 30 लेंगे, 30 से दोनों एंट्रीज होंगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। न्यू मशीन वाज परचेज 3000 ऑन 1 अप्रैल बट इट वाज नॉट पेड फॉर एंड नो एंट्री वाज पास। अब लिखा है नो एंट्री वाज पास, तो अब एंट्री करनी है। ठीक है, तो पर आपका मशीन बढ़ जाएगी 3000 से, प्लस कर दोगे बैलेंस शीट में, और साथ में कुछ पे नहीं किया तो वेंडर के नाम से या क्रेडिटर फॉर मशीनरी के नाम से अलग से लायबिलिटी बना देगा। क्लियर? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ये भी मशीनरी में प्लस हो जाएगा। तो मशीन में दिखा दूं आपको एक बार। हाँ जी देखो, मशीन में क्या क्या प्लस हुआ आपका। एक तो ये प्लस हो गया भाई, ये तो फिर से इसी में एडजस्टमेंट कर दी तूने, इसी में मत किया कर भाई। कितना था मशीनरी? 14,600 था है। सर, वो मैंने बाद में देखा था नहीं मैंने सीधे। बाद में देखा तो यहाँ प्लस करके दिखा देता ना, मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ, उसी में क्यों चेंज कर देता है? नीचे भी तो प्लस कर सकता है। हाँ जी, तो प्लस क्या आएगा यहाँ पे, न्यू मशीन पर, या परचेज लिख दो, न्यू मशीन या परचेज कुछ भी लिख दो। तो 3000 एक तो ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली वेंडर के नाम से आ जाएगा यहाँ पे 3000। तो इसका इफेक्ट समझ आ गया पहले वाले का। दूसरा वाला क्या दिया, 500 रुपए इंस्टॉलेशन के आपने पे किए हैं, ये किसमें इंक्लूडेड है? वेजेस में। तो वेजेस में से माइनस करेंगे और मशीन में यहाँ प्लस कर देंगे। मशीन में प्लस हो गया और देखो वेजेस से माइनस हो रहा होगा। वेजेस 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 का है भाई, ये इंक्लूडेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। क्लियर हो गया? समझ आई बात सबको? ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और फर्दर बैड डेट, तो ये आपका फॉर्मूले में जाएगा, अभी करके देख लेंगे ये भी सारे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरीज, ये क्लियर है। फिफ्थ वाला अवनी बताएगी। अवनी बेटा क्या होगा फिफ्थ वाले का? ट्राई करो। तो 8000 हमारा पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। तो ये आगे ट्रेडिंग में देखो, आगे ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, पीएनएल में। पीएनएल कौन सा जाएगा पेमेंट में? कुछ पूरा बोला कर बेटा, कितना अमाउंट कहाँ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी ये हाँ? 5000। क्या कह रहा है? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक फॉर 5000 ओनली। तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ 5000 का क्लेम किया, 3000 का बचा है, तो 3000 हमारा पीएनएल में जाएगा। और इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि हम आपको 5000 रुपए देंगे, 3000 नहीं देंगे। ठीक है, तो नहीं। 3000 का लॉस हुआ तो जितना लॉस होता है उतना आएगा ना। तो तो 3000 रुपीज आपका P&L की डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है, और 5000 का
आपका बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे आ और जाएगा। balance क्लियर हो गया, समझ आ गया, है इजी। सर इसमें तो सर हाँ। इसमें क्लेम मिलेगा ही नहीं सर, अप्रैल में मिला ये क्लेम। नहीं पूरा पढ़ते हैं, दोबारा क्या लिखा है, द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ 5000 ओनली एंड द अमाउंट वाज पेड इन अप्रैल। ध्यान से पढ़ सकूं, अमाउंट अभी नहीं मिला है, तो मैं कब कह रहा हूँ मिला है, मैंने भी तो इसलिए एसेट में दिखाया है इसको इंश्योरेंस कंपनी को। अगर अमाउंट मिल गया होता तो फिर इंश्योरेंस कंपनी में 5000 नहीं आ रहे होते, फिर तो कैश में 5000 ऐड हो रहे होते। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो आखिरी लाइन को। कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया और अमाउंट कब पे किया है, अप्रैल में। अमाउंट अगले साल पे किया, तभी तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट दिखा रहा हूँ ना। अगर अमाउंट रिसीव हो गया होता फिर तो कैश बढ़ा रहा होता, इंश्योरेंस कंपनी क्यों दिखाता? आई बात समझ में शगुन? देख ले, आराम से देख, मैं वेट कर रहा हूँ, देख ले पहले। यस सर, पक्का? यस सर, हाँ जी। अगला देखो, यस सर। आउटस्टैंडिंग वेजेस एवरेज, ये तो क्लियर है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये सब क्लियर है। अब डेप्रिसिएशन पे आते हैं भाई। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट पॉइंट मशीनरी का, क्योंकि मशीनरी में बड़ी सारी एडजस्टमेंट हुई है। ध्यान से देखो, मशीनरी में 14600 की तो आपके पास पहले से थी, हाँ ठीक है, तो यानी ये कब की थी, ये तो 1 अप्रैल से चली आ रही है। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, तो ये तो 1 अप्रैल 2020 से चली आ रही है 14600। इसके बाद आपने ड्यूरिंग द ईयर एक खरीदी कब, अरे ये भी अप्रैल को खरीदी, फिर तो बच गए यार, फिर तो हमारे को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1 अप्रैल को नहीं खरीदी होती, ड्यूरिंग द ईयर किसी टाइम खरीदी होती, तो डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालना होता। समझ आ रहा है? मान लेते हैं ये 1 अक्टूबर को खरीदी होती फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, तो ऐसे केस में 3000 और प्लस 500 यानी 3500 के ऊपर आप 6 महीने का निकाल। क्लियर हो गई बात, समझ आई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ी मेरे को अलग अलग करने की, क्योंकि दोनों ही एक, ये दूसरी जो खरीदी वो भी 1 अप्रैल को ही खरीदी। चले आगे, शगुन कोई डाउट अभी? नो सर, इसमें Okay. अभी तो नहीं है सर। 15th में देखो भाई, कितने क्वेश्चन है टोटल? 90। चलो जल्दी से खत्म करते हैं। 15th क्वेश्चन देखो, अगेन क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस 27300 पे आ जाएगा। फायर का कौन बताएगा भाई? अब की बार कौन बताएगा? परिका, बेटा अपना कैमरा ऑन करो। फायर का क्या होगा बताओ जरा। परिका, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ बेटा बताओ, ये सेकंड वाली एडजस्टमेंट का क्या होगा? गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम फॉर 6,000 ओनली। So, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर यार पूछा क्यों नहीं? मैं अभी तो इतनी देर से समझा रहा हूँ, क्या चीज समझ नहीं आई बता, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? सर ये फायर वाला। बिल्कुल ही समझ नहीं आया, हल्का सा भी समझ नहीं आया। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, पर बेटा परीक्षा जब तक पूछोगे नहीं तब तक तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना। मैं भी कम से कम 2-3 बार बताया, तो तुझे बोलना चाहिए ना कि सर ये चीज क्यों आई या ये चीज क्यों इधर आई। पूछेगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? स्निग्धा चलो आप पहले बताओ क्या आंसर होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ परीक्षा को कि ऐसा क्यों। हाँ स्निग्धा, 10,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा किस साइड आएगा ये भी बताया करो बेटा। और फिर किस साइड आएगा ट्रेडिंग में? किस साइड Credit आएगा? side. क्रेडिट साइड। आगे फिर 4,000 पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा हाँ, और फिर 6,000 एसेट साइड में आएगा बैलेंस इंश्योरेंस शीट में। कंपनी के नाम से। ठीक है, अगर अगेन इस क्वेश्चन में लिखा होता कि 10 अप्रैल की जगह हमें मार्च में पैसे मिल गए हैं, मार्च 2020 में, तो ऐसे केस में हम उसको कैश में ऐड कर देते, कैश या बैंक जो भी दे रखा उसी में ऐड कर देते। ठीक है, हाँ जी परीक्षा बेटा ध्यान से समझो। आप मेरे को पहले ये बताओ, अगर गुड्स कभी लॉस होता है फायर में तो उसकी एंट्री क्या होती है? अगर आपने एंट्री बता दी तो समझ आ जाए, ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं लिख के दिखाऊंगा अभी। आप बताओ अपनी तरफ से, ट्राई करो। गुड्स लॉस बाय फायर, पहले वाले पार्ट की बात करते सिर्फ 10,000 रुपए से गुड्स लॉस हो गए फायर में, तो इसकी एंट्री क्या होती बेटा? For loss by fire, लॉस बाय फायर, आगे
purchases. 2 परचेजेस। तो 2 ऑप्शन होते हैं बेटा हमारे पास, 2 परचेजेस भी कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन मैंने समझाया था 2 ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक में करते थे ना कि परचेजेस भी कर सकते थे और ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते थे। समझ आया मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो दो इसमें पहली एंट्री तो ये होती है बेटा, जितना भी टोटल नुकसान हुआ, सब लोग समझ लो भैया एक बार ढंग से, तो 10,000 रुपए से टोटल नुकसान हुआ, ठीक है, तो पहली एंट्री तो ये होगी, मतलब जितने के भी गुड्स जले, नुकसान नहीं, सॉरी नुकसान वर्ड नहीं बोलना चाहिए, नुकसान तो बाद में अगले स्टेप में पता चलेगा कि कितना क्लेम मिला और कितना नहीं। यहाँ तक समझ आया परीक्षा? परीक्षा अनम्यूट कर ले बेटा एक बार। हाँ, तो अगर ये एंट्री हमने करी पहली, Sir, तो ये सॉरी परीक्षा सॉरी वही परीक्षा का हो जाता है पूरे साल में 1 या 2 बार ही करा होगा मैंने ऐसे। आप परीक्षा परीक्षा क्लियर हुआ बेटा ये? Yes, sir. तो इसको अगर हम पोस्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे तो सोच कहाँ जाएगा? For credit side. हाँ, क्रेडिट साइड में क्यों? जनरल एंट्री सोची ना हमने, तो क्या आएगा? बाय लॉस बाय फायर। समझ आया ना क्रेडिट साइड में क्यों आया? लॉजिक समझ आया? ठीक है, किस अकाउंट में पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ? ट्रेडिंग की, क्योंकि हम ट्रेडिंग बना रहे हैं ना। अगर लॉस बाय फायर बनाते तो उसमें डेबिट साइड पे आता टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो ट्रेडिंग में कहाँ आएगा? बाय लॉस बाय फायर क्रेडिट साइड। इसी तरह तो पहला इफेक्ट समझ आ गया परीक्षा? पहला इफेक्ट क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती है? ये लॉस बाय फायर तो क्रेडिट हो जाएगा, इस अकाउंट को खत्म करेंगे, ठीक है, कितने का? 10,000 का, ठीक है। लॉजिकली समझो, अगर आपने ये एंट्री समझ ली ना बेटा, आपको सारे एंट्री, आपको इफेक्ट याद रहेंगे। फिर क्या होगा? जितना नुकसान हुआ है उसके लिए P&L डेबिट हो जाएगा, और जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगी। देखो जरा क्वेश्चन ने क्या बताया, कितने से इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है? अवनी पानी पी ले बेटा। हाँ जी, कितने से क्लेम एक्सेप्ट किया है बेटा? Sir, actually मेरी बुक में मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ओके, मैं पढ़ के बताया तो क्वेश्चन ने लिखा है फायर अकर्ड ऑन 23rd मार्च एंड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड। तो ये तो क्लियर हो गया, 10,000 के डिस्ट्रॉय होते पहली एंट्री हो गई। फिर आगे बोलता है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर 6,000 रुपीज, ठीक है, तो 10,000 में से कितना क्लेम एक्सेप्ट किया? 6,000. तो 6,000 इंश्योरेंस कंपनी के नाम से आ गया और 4,000 ऑब्वियसली फिर बचा हुआ नुकसान। समझ आई बात? क्लियर? तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में समझा था इफेक्ट क्या आएगा? बाय लॉस बाय फायर। इसी तरह से P&L की बात करें तो P&L में क्या आएगा? टू लॉस बाय फायर। पर अमाउंट कितना? जितना नुकसान हुआ उतना, 4,000, ठीक है। इसकी अगर मैं 2 एंट्रीज बनाता तो क्या बनती बेटा? P&L टू लॉस बाय फायर 4,000, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर 6,000। क्लियर? ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट ये, और तीसरा क्या जाएगा बेटा? जो सेकंड इफेक्ट का दूसरा पार्ट, इंश्योरेंस कंपनी 6,000 के नाम से बैलेंस बच गया इसका, तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लियर हो गया? तो आपको हमेशा याद कैसे करना है, ये तो मैंने टेक्निकली समझा दिया। याद करने का तरीका क्या बताया था आपको? पहला इफेक्ट तो हमेशा याद रखना है, जब भी कुछ डिस्ट्रॉय होंगे, चाहे हमें लॉस हुआ नहीं हुआ, ये सेकंड स्टेप है। पहला हमेशा क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, ठीक है। यहाँ देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लियर हुआ ये? देखो यहाँ पे दिखेगा आपको। क्लियर? समझ आया परीक्षा? अगर लॉस हुआ है तो याद रखना क्रॉस करके P&L की डेबिट साइड पे आ जाएगा जितना लॉस है। जैसे इस केस में देखो कहाँ आ गया? ये आ गया, गुड्स लॉस बाय फायर 3,000। समझ आई बात? क्लियर है? ठीक, और जितना हमें मिल गया है, जितना हमें, सॉरी मिल गया नहीं, मिलेगा, वो आ जाएगा नीचे बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। अभी क्लियर है परीक्षा? पक्का? चलो आगे चलते हैं भाई फिर। हाँ जी, अगला क्या दिया हुआ है? बैड डेट हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 6,000 on 27th March बट द परचेजेस वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो क्या करोगे भाई? परचेज को रिकॉर्ड करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस टू, क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है, कैश क्रेडिट क्या लेके चलो, क्या लिया भैया इसमें? आरंभ सर क्रेडिट। क्रेडिट मैंने वैसे बताया था आपको, जर्नल एंट्री में तो हम क्या मान के चलते थे? कैश में। बट यार नॉर्मली यहाँ पे हम नॉर्मली देखोगे आप, यहाँ क्या ले रहे होंगे कि हमने उधार दे लिया। अगेन कोई वो नहीं है कि इसमें हम सिर्फ अजम्पशन ले रहे हैं बेटा। अगर आपको लगता है कि नहीं
मुझे कैश वाली assumption लेनी थी तो आप लिख देना, बेटर रहेगा कि भाई आई हैव अज्यूम्ड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड दैट परचेजेस वर मेड इन कैश। आइडियली लिखना चाहिए तो ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, आगे कौन सा है? चार्ज डेप्रिसिएशन, ये तो हो जाएगा। हाँ जी परीक्षा, क्या डाउट है बताओ बेटा 15th क्वेश्चन में। सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट मतलब ठीक नहीं आया। तो देखे जरा, देखो भाई चेक करो। नेट प्रॉफिट आपका 20, ये कौन सा क्वेश्चन है? 15 ही है, सही दिखा रहा हूं गलत दिखा रहा हूं? सर आपने क्वेश्चन 14 को। हाँ मैं दोबारा दिखा रहा हूं, चेक करो जरा कौन से आइटम में डिफरेंस आ रहा है। मैंने इंटरेस्ट नहीं लिखा है। तूने गूगला मारा था उसके ऊपर 6% पे, चेक कर। है परीक्षा? बैलेंस शीट में है। क्या कह रही है बेटा, दोबारा बोल। बैलेंस शीट में कर दिया एडजस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं किया। तो क्या गलती कैसे हुई? दो इफेक्ट साथ साथ नहीं लिए तूने, एडजस्टमेंट्स एक साथ नहीं करी थी बाद में? फिर मैं तो एडजस्टमेंट हमेशा ऐसे कराता हूं। साथ ही करी थी। तो फिर तूने एक ही इफेक्ट लिया ना, दूसरा नहीं लिया, इसका मतलब भाई तू खुद देखना, तूने एक जगह लिखा दूसरी जगह नहीं लिखा तभी मैच नहीं करेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कर। ये गलती दो ही तरीके से हो सकती है, या तो आप एडजस्टमेंट एक साथ नहीं कर रहे, सारी एडजस्टमेंट बाद में कराता हूँ ना जैसे मैं। ठीक है, तो ध्यान से करो इस चीज को कि एडजस्टमेंट बाद में करो एक साथ, और कुछ छूटेगा नहीं इस तरह से, दो इफेक्ट जरूर लो साथ साथ। अभी हो जाएगा, क्लियर है, समझ आ गया गलती? चलो भाई 16th पे आ जाओ, चले आगे। और एक और चीज, हाँ पूछो पूछो। जो लाइबिलिटीज में तो तेरी आवाज कट रही है बेटा परीक्षा, दोबारा बोल बेटा। लाइबिलिटी साइड में जो परचेज का आएगा वो किस नाम से आएगा? अब मैं बता रहा हूँ ना, अगर हम उधार पे मान के चल रहे हैं तो क्रेडिटर में ऐड होगा ना बेटा, तो क्रेडिटर ऑलरेडी दे रखे हैं आपको, उसमें ऐड करोगे। क्रेडिटर तो मतलब ही वही है कि हमने गुड्स के लिए तो खरीदे। प्लस 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 देखो कितने थे, 6000 प्लस था ना? परचेज लिखो प्लस। नहीं प्लस एडिशनल परचेज लिख लो या कुछ भी, जो भी, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखो क्रेडिटर 12000 प्लस एडिशनल परचेज 6000। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो जल्दी से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में चेक करो क्या प्रॉब्लम है। सैलरी दे रखी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1000 फॉर अनपेड, ये तो इजी हो जाएगा, सैलरी से एडजस्टमेंट होगी। इसी तरह फिर क्या बोला है, बैलेंस इन द अकाउंट इंक्लूडेड 800 पेड इन एडवांस। और तरीके इसमें दोनों चीजें आ गई, कुछ एडवांस भी है कुछ आउटस्टैंडिंग भी है। समझ रहे हो मेरी बात? कह रहा है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ ₹1000 फॉर अनपेड, मार्च के महीने की सैलरी अनपेड है, और बैलेंस इन दी अकाउंट इंक्लूडेड 800 पेड इन एडवांस। तो किसी को एडवांस भी दिया होगा, हो सकता है ऐसा कि एक जगह आउटस्टैंडिंग भी आ गया और एडवांस भी आ गया, हो सकता है। इसी सैलरी जैसे खर्चे में तो हो सकता है, क्योंकि ये एक ही जने को थोड़ी ना दे रही है, मल्टीपल लोगों को दी जा रही है। तो मान लेते हैं आप सारे मेरे एम्प्लॉयज हो, एक बार अज्यूम कर लेते हैं आप सब मेरे एम्प्लॉयज हो, ठीक है? तो मैं सबको सैलरी दे रहा हूँ, तो एक महीने की सैलरी नहीं दी, वो कितनी थी? 1000 रुपए, वो किसी को नहीं दी है। और किसी एक जने को, फॉर एग्जाम्पल परीक्षा को जरूरत थी तो मैंने उसको एडवांस दे दिया है 800 रुपए, जो कि अगले साल को रिफ्लेक्ट करता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा हो सकता है कि आपका एडवांस भी हो और आउटस्टैंडिंग भी हो एक ही टाइम पे। क्लियर? ठीक है, समझ आ गई बात? अब एक एक करके एडजस्टमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग की दो इफेक्ट क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज में आएगा और आपका सैलरी में से प्लस हो जाएगा, ये देखो। तो सैलरी में प्लस हो गया 1000 और लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। ठीक है, इसी तरह से प्रीपेड 800 रुपए सैलरी में माइनस हो जाएगा और एसेट साइड पे आ जाएगा 800 रुपए। हाँ भाई प्रीपेड सैलरी ये 800 रुपए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये अननेसेसरी कंफ्यूजन करने के लिए एक ही चीज में दो दो चीजें दे दी कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अभी तक तो एक ही आता था, या तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, बट ऐसे सैलरी जैसी चीजों में तो आ सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है,
आगे चलते हैं। इंश्योरेंस ये हो जाएगा प्रीपेड, डेप्रिसिएशन आई थिंक हो जाएगा। स्टॉक वाज टेकन बाय अशोक फॉर हिज पर्सनल पर्पस, यानी क्या है ये ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स किस चीज की, गुड्स की, तो यानी क्या करोगे परचेजेस से माइनस और स्टॉक सॉरी क्या बोलते हैं ड्राइंग्स में प्लस, परचेजेस से माइनस और ड्राइंग्स में प्लस। क्लियर हो गया गाइस, समझ आई बात। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इक्वल टू 10%, ये तो अभी हम एक साथ डिस्कस करेंगे अलग से। बाकी क्लियर है गाइस सबको? हाँ जी बाकी क्लियर है? शगुन क्या डाउट है बेटा? सर ट्रायल बैलेंस में इसमें क्रेडिट साइड में एक दिया है अप्रेंटिस प्रीमियम, हाँ कहाँ लिखा इसका है? मतलब क्या है सर? अप्रेंटिस प्रीमियम, तो अप्रेंटिस क्या होता है बेटा? एक बार गूगल करो जरा, एक बार देखो लाइन क्या लिखी है, पढ़ के बताओ। करो, बाकी लोग भी कर सकते हो, कोई भी जो जल्दी बताएगा, देखिए कौन जल्दी बताता है। अप्रेंटिस सर जब हम कोई मतलब जब हम कोई जैसे कोई भी सर्विस या कुछ था उसमें मैं भूल गई प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए जो हमें फी मिलती है उसको अप्रेंटिस प्रीमियम तो लिखा क्या, मैं जानना चाहता हूँ, गूगल पे एक बार चेक करके बताओ क्या लिखा है। हाँ शगुन मिला? क्वेश्चन कर रही थी तब देखा था, तब अब याद। Sir, amount charged from the person whom training is imparted by the business. हाँ, तो अगर कोई जरा ट्रेनिंग देता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। इसको ऑनोरेरियम भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑनोरेरियम भी कहते हैं। ऑनोरेरियम होता क्या है, जैसे मान लो अगर मैं, जैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अगर जाता हूँ ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास कुछ ट्रेनिंग देने के लिए, वहाँ बच्चों को कुछ ट्रेनिंग देता हूँ, तो वो लोग जो मुझे फीस देंगे, नॉमिनल सी फीस होगी, उसको क्या बोलते हैं, ऑनोरिंग, यानी दे आर जस्ट ऑनरिंग कि आप आए यहाँ पे, अपने अपना टाइम लगाया, ठीक है। इट इज नॉट कि वो मेरी सर्विस के लिए एक तरह से पेमेंट कर रहे हैं, बट इट इज मोर ऑफ दैट दे आर जस्ट ऑनरिंग मी, तो एक नॉमिनल अमाउंट दे रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? ठीक, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम या अप्रेंटिस। अब सिंपल सी बात समझते हैं। वैसे अप्रेंटिस जो टेक्निकली यूज होता है वो किया जाता है उनके लिए जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ठीक है। मैंने तो एग्जांपल लिया, उसको ऑनरेरियम कहते हैं। जैसे मैं अगर इंस्टीट्यूट में ICAI में गया, वहां जाके मैंने ट्रेनिंग की, तो उसे क्या कहते हैं, ऑनरेरियम। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अप्रेंटिस किसको कहते हैं एग्जैक्टली वो समझते हैं। जैसे आप मान लो MBA करने जा रहे हो, MBA की पढ़ाई कर रहे हो, तो MBA की पढ़ाई के लिए आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो किसी कंपनी में, 1 महीना 2 महीना, ठीक है। इसी तरह CA में भी होता है, CA में 3 साल का होता है, आर्टिकलशिप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहां उसमें जब आप काम करते हो, सीखने, एक्चुअली पर्पस क्या, सीखने जा रहे हो, बट वो आपको एक बेसिक जेब खर्ची देते हैं एक तरह से, समझ लो, ठीक है। वो बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट देते हैं, बहुत कम पैसे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। समझ आई बात? अब अप्रेंटिस इस केस पे कहाँ पे आ रहा है, अप्रेंटिस प्रीमियम, ये आ रहा है आपका क्रेडिट साइड पे, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, इनकम। अगर यही डेबिट साइड पे आ रहा था तो क्या मान के चलते हैं, एक्सपेंस। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ शगुन? लॉजिक समझ आ गया, मतलब समझ आया? यस सर, यस ठीक है, चलो। तो अप्रेंटिस और ऑनरेरियम में आई थिंक फर्क समझ में आ गया, दोनों चीजों में थोड़ा सा क्या फर्क होता है। चले आगे, और कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में? 17 पे चल सकता हूँ? यस सर। चलो 17 पे आ जाओ भाई। 17 में देखो क्या दिया हुआ है। 17 में एक तो GST दे रखा है, परीक्षा ने उसी के लिए हाथ किया होगा ऐसे, है ना परीक्षा, आई एम श्योर, है ना, तो पता चल जाता है। सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये तो इजी है, डेप्रिसिएशन इजी है, क्लोजिंग स्टॉक इजी है, भरत टू गुड्स 2000 फॉर पर्सनल यूज व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो ये अगेन परचेज में से माइनस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। चलो भाई GST वाला पार्ट में बता देता हूँ जल्दी